नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे रूस की, जहां 7.8 तीव्रता का भूकंप आया है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है और सुनामी का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो दूसरी खबर में बात होगी पाकिस्तान की, जिसमें आपको बताएंगे कंगाल पाकिस्तान अब कैसे सऊदी के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने पर लगा हुआ है, जिसे लेकर पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ समझौता भी साइन कर लिया है। तो तीसरी खबर में बात होगी यूपी के सहारनपुर की, जहां अपराधियों पर योगी सरकार का एक्शन जारी है, जहां पुलिस ने मुठभेड़ में गौ कशों को अरेस्ट किया है और उनसे भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं। चौथी और आखिरी खबर में बात होगी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की, जिसका आज रिजल्ट घोषित होना है। तो बता दें कि इस बार छात्रों का जोश देखने लायक रहा। करीब 1,55,000 से ज्यादा छात्रों ने मतदान किया और अब सभी की निगाहें मतगणना पर टिकी हैं। तो 4 बड़ी खबरें जिन पर हमारी नजर होगी, एक एक कर विस्तार से आपको इन 4 बड़ी खबरों के बारे में जानकारी देंगे। तो रूस की खबर, जहां पर 7.8 तीव्रता का भूकंप, सहारनपुर में मुठभेड़, रूसों का चुनाव और पाकिस्तान किस तरह से डरा हुआ नजर आ रहा है। तो 4 बड़ी खबरें और एक एक कर आपको विस्तार से इन सभी खबरों के बारे में जानकारी देंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं रूस के कामचटका की, जहां पर फिर से तेज भूकंप आया है। रिक्टर स्केल पर 7.8 मापी गई है भूकंप की तीव्रता। भूकंप के तेज झटकों के बाद सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। रूस में एक बार फिर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। तो रूस के कामचटका प्रायद्वीप में बेहद शक्तिशाली भूकंप आया है। रिक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता 7.8 थी और इसका केंद्र जमीन से करीब 10 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप के जोरदार झटके महसूस होने के बाद कामचटका के गवर्नर ने सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया है। तो भूकंप के कारण सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। बता दें कि इससे पहले बीते शनिवार को भी इस इलाके में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। तो रूस के कामचटका में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। 7.8 तीव्रता का ये भूकंप, जिसके चलते कामचटका की ये धरती दहलती हुई नजर आई। देखिए किस तरह से तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। यहाँ पर जो सामान था वो हिलता हुआ नजर आ रहा है, दीवारें हिल रही हैं और ये देखिए किस तरह से कामचटका की तस्वीरें डराने वाली हैं। 7.8 तीव्रता का ये भूकंप और किस तरह से ये एक तरह से आप देखेंगे तो सभी सामान जो है यहाँ पर वो हिलता हुआ नजर आ रहा है। दहलती हुई धरती यहाँ पर दिखाई दे रही है। लोगों में डर का माहौल उस वक्त हो गया। किस तरह से जो स्क्रीन्स है वो हिल रही हैं और ये बता रहा है कि कितनी तीव्रता के साथ ये भूकंप आया था। 7.8 की ये तीव्रता, जिसके चलते कामचटका का ये इलाका पूरी तरह से दहलता हुआ नजर आया। तो 7.8 तीव्रता का ये भूकंप रिक्टर स्केल पर मापा गया है और तेज भूकंप की कैटेगरी में 7.8 की तीव्रता का ये भूकंप माना जाता है। तो किस तरह से रूस भूकंप से थर्रा रहा है और इससे पहले भी हमने देखा कि कामचटका में एक भूकंप पहले भी आ चुका है, जिससे लोग डरे हुए थे और ये दूसरा भूकंप आया है, ये भी दहशत बनाता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो सुनामी का अलर्ट भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अब सुनामी का डर बना हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे मेरी सहयोगी किरण सिंह का, जो कि न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। किरण, देखिए इससे पहले भी हमने देखा रूस दहलता हुआ नजर आया और एक बार फिर से 7.8 तीव्रता का ये भूकंप और अब डर है सुनामी का। बिल्कुल, देखिए सुनामी का डर है और इसकी चेतावनी भी जो है वो जारी कर दी गई है। नज़र जो है अभी बनी हुई है ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी घटना ना हो। और देखिए सभी पहले भी जब जुलाई के वक्त में जो है यहीं पर कामचटका की जो हम जगह की बात कर रहे हैं, वहाँ पर इसी प्रायद्वीप पर जो है एक बार फिर से जो है ये भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। उसके बाद सुरक्षात्मक तौर पर जो है एहतियातन कदम उठा लिया गया था और वहाँ से लोगों को जो है सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा दिया गया था और फिलहाल वहाँ अभी न जाने के लिए हर किसी से अपील जो है वो की गई थी। अब ऐसे में देखिए दोबारा से वहां पर यानी कि कामचटका प्रायद्वीप पर जो है ये 7.8 की तीव्रता का भूकंप जो है वो दर्ज किया गया है। सुबह में ये भूकंप आया है और ऐसे में देखिए इसका जो एपी सेंटर है वो है पेट्रोपाव्लोव्स्क क्वास्क में, जो कि 10 किलोमीटर की गहराई पर है। और इसे लेकर के देखिए अब लगातार मौसम विभाग की तरफ से कह ले या फिर हम यहाँ पर बात जो है जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में सुनामी जो
है उसके आने की संभावना है। इसीलिए एहतियातन जो भी एडवाइजरी जो जारी की गई है उसको लोग माने और उसी के तहत जो है पूरे आगे की जो है वो प्रशासन इस पर देखभाल जो है उसको करे। ऐसे में देखिए कि ये जो एरिया है गीतू, यहाँ पर जो हम बता रहे हैं ये एक तरह से टेक्टोनिक प्लेटों के बीच लगातार जो हम ये बताएं कि एक रिंग ऑफ फायर वाला एरिया है। यहाँ ना केवल एक सुनामी की चेतावनी है बल्कि ज्वालामुखी से जो है ये एरिया जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रभावित भी होता है और यही वजह है कि एक तरह से इसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत कुछ यहाँ पर जो है एक संवेदनशील क्षेत्र के तौर पर इसको देखा जाता है, क्योंकि भूगर्भीय अगर जलवायु और समुद्री सभी तरह की आपदाएं यहाँ पर जो है एक साथ साथ दिखाई दे सकती हैं और इसीलिए जो है इसे यहाँ पर कहा जाता है कि दूर दूर एरिया तक में कोई रिहायशी इलाका नहीं है, लोग यहाँ पर नहीं बसते हैं। ये एरिया पूरी तरह से जो है वो खाली कर लिया गया है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा खतरा जो है वो लोगों के लिए। ऐसे में देखिए वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि कामचटका के नीचे अगर प्रशांत हम प्लेट की बात कर ले या फिर उत्तरी अमेरिका के प्लेट की बात कर ले तो ये ओखोथुस माइक्रो प्लेट की एक टकराहट यहाँ पर होती है और समय समय पर यहाँ पर बड़े जो भूकंप है वो जो है उसको महसूस जो है वो किया जाता है। जो हमने बताया कि जुलाई के महीने में भी देखे भूकंप के झटके यहाँ पर महसूस किए गए थे, तो यही सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ पर लगातार इस तरह से भूकंप के झटके आते हैं। यहाँ पर जो है सुनामी का खतरा बनता है और ज्वालामुखी का खतरा भी, यानी कि उसके फटने का खतरा भी जो है इस एरिया में बना रहता है। इसलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि लोग यहाँ आसपास में जो है वो बिल्कुल किरण, और लोगों से कहा जा रहा है कि सुरक्षित स्थानों पर जल्द से जल्द पहुंचे क्योंकि कभी भी सुनामी यहाँ पर आ सकती है। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक ऐसा समझौता साइन हुआ है जिसे सुनकर लगता है जैसे दोनों देश अब एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार है। नाम है इसका स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। सुनने में तो बड़ा शानदार लगता है कि अगर एक देश पर हमला हो गया तो इसे दोनों पर हमला माना जाएगा। मतलब सऊदी पर कोई संकट आया तो पाकिस्तान की फौज दौड़ेगी और पाकिस्तान पर कुछ हुआ तो सऊदी भी कूद पड़ेगा। और अब सोचिए पाकिस्तान जैसा देश जो खुद भारत से 4 दिन की जंग लड़कर थक गया, वो सऊदी की रक्षा कैसे करेगा। सऊदी तो तेल के धन कुबेर है और उसकी आर्मी मॉडर्न हथियारों से लैस है, लेकिन लड़ाई के नाम पर बेचारी कांपने लगती है। इसलिए पाकिस्तान को बुलाया जाता है, सस्ते में फौजी मिल जाते हैं और अगर कभी पाकिस्तान मुसीबत में फंसता है, जैसे इकोनॉमी डूब रही हो, तो सऊदी बेल आउट पैकेज भी भेज देता है। और ये रिश्ता इस्लामिक भाईचारे का नाम तो लेता है, लेकिन अंदर से ये एक तरह से बिजनेस डील है। रियाद में हुई इस मीटिंग में शरीफ को सऊदी ने खूब तवज्जो दी, लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान सऊदी की इतनी मजबूत ढाल बन पाएगा। तो पाकिस्तान जिस तरह से बेहद खुश नजर आ रहा है और क्या पाकिस्तान के अंदर इतनी कुव्वत है कि वो सऊदी की ढाल बन सकता है, ये खुद पाकिस्तान को सोचना चाहिए। जो भारत के साथ एक युद्ध नहीं झेल सकता वो सऊदी अरब की रक्षा करने की बातें करता है। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं मेरी सहयोगी किरण का, जो कि न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ी हुई है। किरण, देखिए यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से अगर इस तरह की बातें होती कि वो किसी की रक्षा करेगा तो समझ में नहीं आता है। सऊदी अरब जरूर एक सशक्त देश है और उससे उम्मीद जरूर की जा सकती है, यानी फायदा यहाँ पर पाकिस्तान को हो रहा है, लेकिन ऐसे में सऊदी की मजबूरी क्या है। बिल्कुल देखिए सऊदी की मजबूरी है कि जिस तरह से ये कतर पर जो हमला हुआ और ये अमेरिका जो है पहले जिसने ये वादा किया था कि आप सबकी सुरक्षा जो है हम करेंगे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं वो विफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। या ये कहें कि डोनाल्ड ट्रंप अभी बैकफुट पर हैं तो इस वजह से वो सामने आ रहे हैं। और ऐसे में देखिए इजराइल की तरफ से जब ये कतर पर हमला होता है उसी के बाद सऊदी अरब की तरफ से ये कदम जो है वो उठा लिया जाता है और यही सबसे बड़ी वजह है इस डील के पीछे। क्योंकि अगर आप इस बात को देखें, क्योंकि सऊदी अगर हम सैन्य उपकरण की बात कर ले या फिर जो सैनिक है उनकी हम बात कर ले तो उसकी संख्या बहुत ज्यादा कम है। युद्ध में सऊदी अरब बहुत ज्यादा जाना नहीं चाहते, इसलिए उनके पास सैन्य उपकरण भी यहाँ पर बहुत ज्यादा कम है। तो यही वजह है कि पाकिस्तान का अब उनको जब सहारा मिल रहा था। देखिए पाकिस्तान 75 सालों से, यानी कि जब से भारत से अलग हुआ है, अपना एक अलग मुल्क जो है पाकिस्तान ने वो बना है, उसके बाद से ही वो लगातार सऊदी अरब से कोशिश कर रहा है कि इस तरह की डील को जो है हम कर ले ताकि अगर कोई
कोई अन्य देश हमारे ऊपर हमला करता है तो इसका बेनिफिट जो है वो हमें मिल सके। और कहीं ना कहीं सऊदी अरब जो है वो पैसे से पाकिस्तान की बहुत ज्यादा मदद कर सकता है और देखिए वो करता भी आया है। अगर देखें वहां पर तो बहुत इन्वेस्टमेंट है सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान के अंदर में किया हुआ। अब जब ये डील यहां पर हुई है तो इसका और भी ज्यादा बेनिफिट जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि सऊदी अरब सैन्य उपकरण से नहीं, सैनिकों के जरिए नहीं, बल्कि यहां पर पैसे से डेफिनेटली यहां पर जो है वो पाकिस्तान को मदद करता हुआ दिखाई देगा। जिसके लिए हम हर बार देखते हैं कि पाकिस्तान कटोरा लेकर के कभी IMF की तरफ में जाता है तो कभी अमेरिका के दरवाजे पर जाकर के दरवाजा वहां का खटखटाता है। चाइना में भी देखिए किस तरह से जाता है और फंडिंग की कोशिश जो है की जाती है। उनके वर्ल्ड बैंक से भी देखिए जो है फंडिंग लेने की कोशिश जो है वो की गई थी, जिसमें वो कामयाब भी हो गया था। तो इस तरह से कटोरे लेकर फिरता है। अब सऊदी अरब का साथ मिल गया है तो ये कटोरा सऊदी अरब के सामने भी जो है एक बार फिर से दिखाई देगा रखता हुआ पाकिस्तान। लेकिन सबके बीच में सबसे बड़ा तो सवाल ये उठता है कि क्या न्यूक्लियर बॉम्ब के जरिए पाकिस्तान सऊदी अरब की मदद करेगा। देखिए अभी तक बहुत सारी औपचारिक घोषणाएं जो है वो हुई नहीं है, यानी क्या कुछ ट्रीटी में बात हुई है, क्या कुछ साइन हुआ है, क्या कुछ डील रही है, ये अभी तक क्लियर कट चीजें सामने नहीं आई। महज ये बात सामने आई है कि अगर दोनों में से किसी भी एक देश पर कोई दूसरा देश हमला कर देता है तो दोनों देश के ऊपर में ये हमला माना जाएगा। लेकिन जी और यहाँ पर एक वजह ये भी दिख रही है कि देखिए जिस तरह से अमेरिका पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता है और इजराइल का जो साथ अमेरिका दे रहा है वो भी एक तरह से बड़ी वजह है सऊदी की कि वो पाकिस्तान को अपने साथ रखना चाहता है, क्योंकि अब शायद ट्रंप की जो बातें हैं उस पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। इसलिए सभी जो बैकअप में एक तरह से अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं ये वजह भी सामने आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो देखिए आपने सही कहा है कि अमेरिका पे अब भरोसा कर पाना जो है वो मुश्किल हो रहा है। और देखिए यही वजह है, ना केवल सऊदी अरब, क्योंकि 75 सालों के बाद अगर वो पाकिस्तान को इस तरह से जो है वो यहाँ पर इज्जत अफजाही उसकी हो रही है तो अपने आप में बड़ा सवाल है कि बल्कि सऊदी अरब कुछ बड़ा सोच रहा है, कोई छोटी मोटी उसकी रणनीति नहीं है, स्ट्रैटेजी नहीं है, बहुत बड़ा। क्योंकि 21 तोपों की सलामी शहबाज शरीफ को यहाँ पर दी गई है और इस तरह से पहले किसी और को जो है इतनी ज्यादा तवज्जो या इतनी ज्यादा इज्जत जो है खासतौर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को तो किसी और देश ने दी नहीं है। ऐसे में सऊदी अरब का बहुत कुछ यहां पर फायदा जो है वो हो सकता है और यही सोच के साथ वो कदम। अब देखिए अमेरिका की जो आपने बात की है, अमेरिका वाकई बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है। रशिया और यूक्रेन के बीच में जो है वो युद्ध को खत्म नहीं करवा पाए डोनाल्ड ट्रंप। अब ऐसे में यूक्रेन से भी जब कहते हैं तो यूक्रेन भी ये कहता है कि हम तो ये बात नहीं मानेंगे, इस बात को हम मानेंगे अगर हमारी शर्तों पर सीज फायर होता है तो ठीक है, हम इसके लिए तैयार। जबकि यूक्रेन को खुद हथियार मुहैया कराने वाला कोई और देश नहीं बल्कि अमेरिका ही है। अब इन सब के बीच में उत्तर कोरिया को भी देख लीजिए। उत्तर कोरिया भी जो है लगातार अपना परमाणु हथियार जो है उसको बनाते हुए और आगे उसका विस्तार करते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि हर कोई जानता है कि आने वाले दिन में अगर हम जो है मजबूत नहीं होते हैं, स्ट्रांग नहीं होते, हमारा डिफेंस सेक्टर स्ट्रांग नहीं होगा तो कोई भी देश आकर के हमारे ऊपर में हमला कर सकता है, हम पर चढ़ सकता है। और अब के वक्त में हम लगातार देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट जो है अमेरिका के, वो प्रेशर पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा खेलते हैं। वो टैरिफ के जरिए खेलते हैं, ट्रेड के जरिए खेलते हैं, लेकिन लोग कहीं ना कहीं अपने आप को एक सुरक्षित रखने के लिए कि अगर इस देश के पास में परमाणु है तो हमारे पास भी होना चाहिए। और ऐसे में ईरान भी देखिए वर्ल्ड वॉर 3 की एक तरह से सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आपस में जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो लगातार भिड़ती हुई नजर आ रही है। यानी कि एक तरह से भाईचारा भी हम मुस्लिम कंट्रीज में देख रहे हैं और ये इसकी एक पहल भी हो सकती है। देखिए हो सकती है, इसकी पहल हो सकती है, लेकिन यहाँ पर भी शिया और सुन्नी का बहुत बड़ा खेल है और उसमें देखना होगा, क्योंकि दो तरफ और कहे कि दो फाड़ जो है यहाँ पर बाकी मुस्लिम कंट्रीज भी जो है वो रह सकते हैं। एक तरफ शिया जो है उनका हो सकता है, एक तरफ सुन्नियों का हो सकता है, देश एक साथ हो। और अरब नाटो का जिक्र भी देखिए सामने में आ रहा है कि एक तरफ से इस्लामिक, तो आने वाले दिनों में बहुत कुछ होने की संभावना जो है वो दिखाई दे रही है। और ऐसे में अमेरिका की तरफ से, उनके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अगर यहां पर इस डील को लेकर के कुछ नहीं कहा जा सकता है तो आने वाला दिन जो है बहुत खतरनाक हो सकता है। किरण, देखना होगा पाकिस्तान अब किस तरह से सऊदी अरब के काम आ सकता है। हालांकि नकारा है पाकिस्तान पर, देखिए किस तरह की ये डील है वो आगे रहेगी, इस पर सभी की नजरें बनी रहेगी। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन चुनाव के नतीजे आज जारी होंगे। एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। करीब 3 लाख छात्रों ने मतदान में हिस्सा लिया। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के आज नतीजे आएंगे। डीयू ने इसके लिए खास इंतजाम किए हैं। चुनाव रिजल्ट के लिए काउंटिंग शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि आज दोपहर तक केंद्रीय पैनल के रिजल्ट सामने आ जाएंगे
और इस बार केंद्रीय पैनल के लिए ईवीएम और कॉलेज में बैलेट पेपर से वोट डाले गए थे। तो इसमें मुख्य मुकाबला एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच माना जा रहा है। तो आज नतीजे घोषित होने हैं। करीब 3 लाख छात्रों ने मतदान में हिस्सा लिया था। एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। करीब 3 लाख छात्रों ने मतदान में हिस्सा लिया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के आज नतीजे आ रहे हैं। डीयू ने इसके लिए खास इंतजाम भी किए हैं। तो चुनाव रिजल्ट के लिए काउंटिंग शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि आज दोपहर तक केंद्रीय पैनल के रिजल्ट भी सामने आ जाएंगे और इस बार केंद्रीय पैनल के लिए ईवीएम और कॉलेज में बैलेट पेपर से वोट डाले गए थे। इसमें मुख्य मुकाबला एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच माना जा रहा है। तो डूसू के रिजल्ट्स आज घोषित होने हैं और दोपहर तक जो स्थिति है वो क्लियर हो जाएगी। एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच ये कड़ी टक्कर मानी जा रही है। तो दोपहर तक नतीजे सबके सामने होंगे और इस बार केंद्रीय पैनल के लिए ईवीएम और कॉलेज में बैलेट पेपर से वोट डाले गए थे। इसमें मुख्य मुकाबला एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच ही माना जा रहा है। तो देखना होगा कि कौन इस चुनाव में बाजी मारता है। हालांकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और काउंटिंग अब शुरू हो चुकी है। तो दोपहर तक स्थिति बहुत हद तक क्लियर हो जाएगी कौन जीत रहा है। हालांकि एक तरह से पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ही मतदान हुआ था। कुछ झड़प की खबरें भी सामने आई थी, लेकिन अब फिलहाल आज काउंटिंग हो रही है, शुरू हो चुकी है काउंटिंग और दोपहर तक जो पूरे नतीजे हैं वो सबके सामने आ जाएंगे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन चुनाव के नतीजे आज घोषित होने जा रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। काउंटिंग जारी है। ईवीएम और बैलेट पेपर दोनों से ही वोट डाले गए हैं। इसमें मुख्य मुकाबला एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच माना जा रहा है। तो डूसू चुनाव के रिजल्ट आज घोषित होने जा रहे हैं। एनएसयूआई और एबीवीपी दोनों ने ही अच्छी तरह से प्रचार यहाँ पर किया था और ऐसे में देखना होगा कि कौन बाजी मारता है। लगातार छात्र चुनाव को लेकर हम देखते हैं कई बार बहुत ज़्यादा राजनीति होती है, कुछ झड़प की खबरें भी आती हैं। कुछ ऐसा ही हुआ डूसू चुनाव में भी, हालांकि बहुत ज़्यादा झड़पें नहीं हुई थी, लेकिन जिस तरह से ये मुकाबला अब काफ़ी कड़ा माना जा रहा है, दोनों के बीच एक बड़ी टक्कर मानी जा रही है। एनएसयूआई और एबीवीपी के छात्रों के बीच ये मुकाबला बहुत ज़्यादा कड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरह से नेक टू नेक फाइट इसे कहा जा सकता है और दोनों ही कह सकते हैं जिस तरह से छात्र संघ हैं वो यहाँ पर प्रचार करते हुए नजर आए थे। फिलहाल दिल्ली में व्यवस्था चाक चौबंद है, किसी भी तरह की गड़बड़ी काउंटिंग में ना होनी पाए और ऐसे में काउंटिंग की शुरुआत तो हो चुकी है। दोपहर तक स्थिति बहुत हद तक क्लियर हो जाएगी कि आखिर इस चुनाव में जीत किसे मिली है। तो डूसू चुनाव जिसके रिजल्ट आज घोषित होने जा रहे हैं।